प्रदेश की व्यवस्थाओं को संचालित करने में ब्यूरोक्रेसी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सभी जानते हैं। यही नहीं, सरकार की नीति निर्धारण में भी आईएएस अधिकारियों का अहम योगदान रहता है। ये वही नीति नियंत्रक होते हैं जो नियमों से कार्य करते हैं और करवाते भी हैं। सरकारी फाइलों में नियमानुसार कार्य करने की हिदायत भी देते हैं। लेकिन मजेदार बात है कि जब खुद नियमों के अनुसार कार्य करना हो तो ये अधिकारी नियमों को ठेंगे पर रखते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी हैं जो मनमानी करने से नहीं चूकते और खुद ही नियमों को ताक पर रखकर व्यवस्थाओं का मजाक बनाते हैं। प्रदेश के ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में झिझक रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने तो हद ही की है। उन्होंने तो करीब 6 सालों से संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। सूचना अधिकार से इस बात का खुलासा करते हुए एडवोकेट नजूमुद्दीन ने बताया कि ये एक जरूरी प्रक्रिया है जो सभी को संपत्ति का ब्यौरा देना आवश्यक है। यदि कोई नहीं करता है तो वो जांच के दायरे में आता है। मांगा अचल संपत्ति विवरण नियम 16(2) है इनका, आईएएस नियमावली का, अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 का नियम 16(2) है। उसमें प्रत्येक आईएएस अधिकारी को हर वर्ष अपना अचल संपत्ति विवरण स्पैरो वेबसाइट है डीओपीटी के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत, उस पर उपलब्ध कराना होता है जनवरी में। हमें ये पता लगा कि बहुत सारे अधिकारी उत्तराखंड कैडर के वो जो है उस पर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जबकि जीरो टॉलरेंस के लिए, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए, पारदर्शिता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता को पता होना चाहिए कि उनके जो सबसे प्रमुख अधिकारी हैं जो सरकारें चलाते हैं उनकी संपत्ति किस तरीके से बढ़ रही है और वो वास्तविक रूप से संपत्ति जो है वास्तविकता में संपत्ति दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, ताकि उनकी पारदर्शिता बनी रहे और यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके। जब हमने जो है कार्मिक विभाग इसे देखता है स्टेट में, कार्मिक विभाग से पूछा कि भाई ये किस किस अधिकारी ने संपत्ति विवरण अपना दिया है और किस किस आईएएस ने संपत्ति विवरण नहीं दिया है, तो उसके कार्मिक विभाग ने हमें जो है सूचना उपलब्ध कराई कि भाई ये स्पैरो वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे आप देख सकते हैं। तो 16 जून 2020 को हमने सारे अधिकारियों के विवरण जिन्होंने नहीं दिए थे उनके 2011 से 2020 तक वहाँ पर उपलब्ध है सूची कि जिन्होंने नहीं दी है, उन सूची को डाउनलोड किया और उसका अवलोकन किया। जब उसका अवलोकन किया तो ये पता चला कि 2020 का संपत्ति विवरण 10 अधिकारियों ने नहीं दिया, 2019 का 5 ने नहीं दिया, 2018 का 12 ने नहीं दिया, 2016 का 7 ने नहीं दिया, 2015 का 4 ने नहीं दिया, 2014 का 5 ने नहीं दिया और 11 और 12 और 13 3 सालों में सर्वाधिक 17 अधिकारियों ने संपत्ति विवरण नहीं दिया है। लेकिन एक साल ऐसा है 2017 जिसमें सबने अपना संपत्ति विवरण दिया है, वहाँ पे कोई भी उस लिस्ट में संपत्ति विवरण नहीं दिखा रहा है, अधिकारी का नाम नहीं दिखा रहा है। अब ऐसे जो है 2011 से 2020 तक जो अधिकारी हैं जिन्होंने संपत्ति विवरण नहीं दिया है किसी भी वर्ष का, एक या अधिक वर्ष का, तो उसमें 38 आईएएस अधिकारी उत्तराखंड कैडर के निकले, जिसमें 3 अधिकारियों ने 6 वर्षों से, 3 अधिकारियों ने 6 वर्षों से, 3 अधिकारियों ने 5 वर्षों से, 2 अधिकारियों ने 4 वर्षों से और 10 अधिकारियों ने 3 वर्षों से और 3 अधिकारियों ने 2 वर्षों से और 17 अधिकारियों ने 1 साल का अपना संपत्ति विवरण नहीं दिया है। लेकिन इतने सालों से अपनी संपत्ति जाहिर न करने वाले अधिकारियों पर आखिर इतने लंबे समय से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों विभाग भी आंखें मूंदे बैठा है? ये सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। नेशन 1 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास बिना मुहूर्त के किया जा रहा है। ये मुहूर्त गलत है, जो भारतीय धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। अगर अयोध्या में मंदिर बनाया जाना है तो उसे शुभ मुहूर्त में शास्त्र विधान के अनुसार बनाया जाना चाहिए, गलत मुहूर्त में नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था तो हमारे द्वारा एक संस्था बनाई गई थी और उसे एक पक्ष के रूप में कोर्ट में पेश किया गया था। राम मंदिर को राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सभी की सहमति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का निर्माण किया जाए। जब ये विवाद चल रहा था, हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, और उसको आरक्षित करके उसको एक पक्ष के रूप में
अदालत में पेश किया था और उसके द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि जन्मभूमि कहाँ है, कौन सी है, कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके ट्रस्ट बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अब नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा, जो प्राचीन शिलान्यास है उसी के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिर अभी उसे शिलान्यास की बात की जाने लगी। जब इसकी तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप सुमुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है, मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में बैरागी संप्रदाय के दिगंबर बैरागी अखाड़े के महंत बाबा हठयोगी का कहना है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की राम मंदिर को लेकर भूमिका हमेशा ही संदिग्ध रही है। राम मंदिर निर्माण को हमेशा लटकाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर ट्रस्ट भी बनाया था। उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है राम मंदिर के कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। अब भगवान राम की कृपा से बिन मुहूर्त के भगवान राम मंदिर निर्माण के सभी कार्य पूरे हो गए हैं। जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसे में वह देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये कर रहे हैं। तो उनकी जो छवि है वो है नेताओं की। वो नेताओं में खास तौर से वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, राम जन्मभूमि न्यास के अगेंस्ट में रामालय ट्रस्ट बनाया था, परंतु उनके अंदर जो है अवसरवादिता, वो किसी को मान सम्मान नहीं देते। राम जन्मभूमि या राम मंदिर जो है किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है, ये भारत की आस्था का विषय है। स्वरूपानंद जी तो केवल जो है बीजेपी का विरोध करने के लिए कह रहे हैं। रामालय ट्रस्ट उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने जो है प्रयागराज में शिला पूजन करा, हम सोने का मंदिर बनाएंगे, और जो है प्रयागराज से गए और आगे बढ़े ही नहीं कि हम जाएंगे। ये सब उनको जो है एक उनको शौक है सुर्खी में रहने का। तो वो शंकराचार्य कोई नहीं मानता, केवल वही मानते हैं जो जिनका वो चढ़ावा चढ़ाते। कोई डिग्री नहीं है, कहाँ से नहीं है, परंतु स्वरूपानंद जी किसी पीठ के शंकराचार्य ने। भूमा निकेतन शक्तिपीठ हरिद्वार के आचार्य और अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी हैं। वे साधुगिरी कम करते हैं और राजनीति ज्यादा। एक कांग्रेसी राजनीति के कारण ही राम मंदिर का विरोध करते हैं। उनका मकसद केवल भाजपा का विरोध करना है। महाराज स्वरूपानंद जी की राम मंदिर के प्रति हमेशा से भूमिका संदिग्ध रही है। इस मामले को हमेशा लटकाने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर रामालय ट्रस्ट भी बनाया था। तो उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि राम मंदिर के कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। श्री राम जी की कृपा से बिना मुहूर्त के भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे कार्य हो गए हैं। उनको कोर्ट से भी इजाजत मिल गई और अब जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में वो भारत की जनता को गुमराह करने के लिए, भारत की भोली भाली जनता को छलावे के लिए जिस तरह का वो प्रपंच कर रहे हैं कि मंदिर का शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान रामचंद्र जी जब सीता स्वयंवर में गए थे, धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें क्या रामचंद्र जी मुहूर्त पूछ के गए थे सीता जी को ब्याहने के लिए? राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, शुभ घड़ी में मुहूर्त निकाला,
और ऐसी घड़ी में जब मुहूर्त निकला तो भगवान को वनवास हो गया, क्योंकि एक सन्यासी को क्या मुहूर्त से जब पिता सूत्र अपना जीते जी सब पिंड दान कर दिया, वो मुहूर्त की बात करता है तो जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहा है हमेशा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई संवाद कार्यक्रम में राज्य के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि देशभक्ति सभी सद्गुणों की जननी होती है। जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए उसका उद्देश्य देशभक्ति होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए हनुमान जी से सीखा जा सकता है। राम काज किन्हे बिना मोहे आराम कहा। जब तक लक्ष्य पूर्ति ना हो आराम नहीं करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें नमन करते हैं। वे सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। देहरादून में साक्षात्कार के लिए आए परंतु उसमें सफल नहीं हुए। तब ऋषिकेश गए, वहाँ एक संत से मार्गदर्शन लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किए और एक महान वैज्ञानिक बने, देश के राष्ट्रपति बने और उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। हमारे प्रदेश में एक IAS हैं जो पहले श्रमिक का काम करते थे। उन्होंने मेहनत की और IAS बने। सफल होने के लिए जरूरी है कि हमारे प्रयास पूर्ण मनोयोग से हों। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। राजस्थान की सियासत में उस समय नया मोड़ आ गया जब राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। एडवोकेट शांतनु पारिक की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। याचिका में कैबिनेट नोट के बाद भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने को लेकर राज्यपाल को हटाने की गुहार लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने राज्यपाल पर संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया केस फैसले को बताया। इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। बता दें कि अशोक गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी हुई है और इसको लेकर वह राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल ने इस बारे में गहलोत सरकार को पत्र लिखकर कुछ जानकारियां मांगी है। इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से गहलोत सरकार से सत्र बुलाने को लेकर जो जानकारियां मांगी गई है उस पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में विधायकों के साथ बैठक में गहलोत ने बताया कि राज्यपाल ने जिन मुद्दों पर जानकारियां मांगते हुए विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव वापस भेजा है उसका जवाब शाम तक दे दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कोरोना की आर्थिक मार से प्रभावित दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जहां नौकरी देने वाले और नौकरी चाहने वाले दोनों रजिस्टर करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में रेहड़ी पटरी लगाने वालों को आज से इजाजत दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। ऐसे में लोगों के रोजगार पर ध्यान देना जरूरी है। आने वाले दिनों में केजरीवाल दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ और बड़े ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश और पूरी दुनिया में हो रही है कि कैसे दिल्ली में मिलकर कोरोना की स्थिति में सुधार किया गया है। देश और दुनिया में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल्ली में कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, आज हमारा रिकवरी रेट 88% पहुंच गया है, यानी 100 में से 88 लोग ठीक हो चुके हैं। केवल 9% लोग बीमार बचे हैं। इसके साथ ही लगभग 2 से 3% लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौत के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा, कल 21 मरीजों की मौत हुई, जो जून के महीने में 100 से ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि इतनी मौत भी नहीं होनी चाहिए थी। पहले 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो 35 संक्रमित निकलते थे, अब 5 निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।